हाँ जी, दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हमारी चयन परीक्षा में जो पार्ट है सोशल साइंस का, इसमें हम ज्योग्राफी को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और स्टडी हंगर्स का ऐप हो चुका है लॉन्च, तो इसको आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करिए क्योंकि जितना भी जो भी कंटेंट रहेगा आपका, समरी रहेंगी, जो भी ये क्लास की पीडीएफ रहेंगी और बाकी की जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स रहेंगे, वो आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में मिलेंगे यहाँ पर। और जो आपके टॉपिक वाइज़ टेस्ट रहेंगे और पूरा कंप्लीट जो टेस्ट रहेंगे, वो आपको फ्री मॉक टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है? चलिए, तो हमने इससे पहले की 2 वीडियो आपके साथ डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था आपसे कि हम आपके सभी टॉपिक वाइज़ सभी चीज़ों को कवर करेंगे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके अलग से मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है? भारत के आकार और स्थिति को हमने देखा था और भारत का जो भौतिक स्वरूप है और मुख्य भौगोलिक वितरण है, इसके बारे में हमने आपके साथ डिटेल में चर्चा की थी। मैंने कहा था ये जो सीरीज़ है, इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैप के माध्यम से कराए जाएँगे। उसके साथ-साथ यदि ये टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी भी आपको इसके साथ कराई जा रही है। आज इसी क्रम में हमारे टॉपिक का नाम है भारत में अपवाह तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इसी क्रम को आगे कंटिन्यू रखेंगे और फिर अगले उसमें आएगा हमारा भारत की जलवायु, जलवायु नियंत्रण, भारतीय मानसून का आगमन एवं वापिसी, प्राकृतिक वनस्पति और वनों के प्रकार। ठीक है? ये सीक्वेंस वाइज़ चीज़ें बढ़ती जाएँगी और बहुत जल्दी आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएँगी। ज्योग्राफी आपका चल ही रहा है, कुछ ही दिन में आपका हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियोज़ आपके लिए स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, भारत में अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो अपवाह तंत्र की बात करें तो नदियों की यहाँ पर पूरी बात की जा रही है। हम मैप की ओर आपको लेकर चलते हैं। देखिए, जो इंडिया का मैप है, ये आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाना चाहिए। अब बात हो रही है हिमालय की, तो हिमालय की आप भौगोलिक स्थिति भारत की पढ़ चुके हैं और आपने देखा था जो हिमालय है हमारा, इधर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इधर के ये पूरे एरिया में है। ठीक है? यहाँ की जो प्रमुख नदियों में जो गिनी जाती हैं, वो आपकी हिमालय की प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये जो नदियाँ हैं, वो यहाँ की प्रमुख नदियों में मानी जाती हैं। उसके बाद जब इसमें बात की गई है बाकी की आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत हमारा कहाँ से रहता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुजरात से लेकर इधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है? यहाँ तक का जो हमारा ये भारत है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत में आता है। तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कृष्णा, गोदावरी, इन सभी नदियों के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक में तो आपके में केवल इतना ही है, लेकिन हो सकता है 1% के इसमें आपकी मध्य प्रदेश की जो नदियाँ हैं, इनको भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि मध्य प्रदेश की चयन परीक्षा हो रही है, तो पूछ सकता है कुछ भी। तो इसके लिए मैं एक एमपी की जो कंप्लीट नदियाँ हैं, उनके लिए आपके एक अलग से नोट्स डाल दूँगा। बाकी के ये टॉपिक पर आपका कंप्लीट वीडियो रहेगा और एनसीईआरटी रहेगी। एनसीईआरटी में जब कक्षा 9 की एनसीईआरटी में आप देखेंगे, तो अलग से एक ये अपवाह तंत्र के नाम से आपका एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्थिति बात की जा रही है इंडस, जिसे हम पूरा सिंधु के नाम से जानेंगे और सिंधु की स्थिति बताई गई है कि सिंधु का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है। अच्छा, इन नदियों को प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूं कि देखिए, जब भी आप किसी नदी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उसका उद्गम स्थल पता होना चाहिए कि कोई भी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है? उद्गम स्थल के बाद दूसरा है कि उसका मुहाना कहाँ है, यानी कि वो नदी कहाँ पर गिरती है, ठीक है? कहीं से कोई भी नदी किसी कोई ना कोई तो उसका ओरिजिन होगा जहाँ से वो निकल कर आ रही है और कुछ ऐसा होगा कि वहाँ पर जाकर वो क्या है, गिर रही होगी, वो उसका मुहाना कहलाएगा। उसके बाद तो उसकी लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है ना? और बाकी की इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है और बाकी की अगर उससे संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं,
महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो उनको भी पूछा जा सकता है। तो इन नदियों की ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, जब भी आप कोई नदी पढ़ते हैं, तो उसके बारे में ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे प्रारंभ कर रहे हैं हम आपका सिंधु नदी से और सिंधु जो नदी है, जिसे इंडस इंग्लिश में कहते हैं और ये जो है, वो आपकी तिब्बत के पास से निकलती है। अभी सभी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा सिंधु के बारे में। फिलहाल मैं थोड़ा-सा मैप के माध्यम से इसकी जो इमेज है, वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, आप यहाँ से देखिए ये सिंधु तिब्बत चाइना इधर वाले एरिया से निकलती है और ये हमारे लद्दाख वाले एरिया से जम्मू-कश्मीर वाले एरिया से इधर जाती हुई ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है, ठीक है? पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है और इसी तरीके से जाके ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर तो हो गई ये आपकी सिंधु। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि पंचनद जिसे कहा जाता है, 5 नदियाँ हैं झेलम ओके झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये सभी जितनी भी पाँचों नदियाँ हैं, ये सभी जाकर अंत में किस में मिल जाती हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो एक छोटी-सी माइंड इमेज आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। वापस से पुनः एक इमेज के माध्यम से हम फिर कोशिश करते हैं आपको दिखाने की देखिए, यहाँ से तिब्बत से ये निकलती है, अभी पूरी डिटेल इसकी जानेंगे और तिब्बत से ये यहाँ से जा रही है इस तरीके से ओके और इस एरिया से ऐसे जाती हुई इधर आगे बढ़ रही है और इसमें ये बाकी की इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये सभी इसमें मिल रही हैं। कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो आपकी सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो ये सभी नदियाँ जाकर किसमें मिल जाती हैं? सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अब सिंधु के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, सिंधु से संबंधित क्या-क्या चीज़ें बनती हैं, उनको हम जानते हैं। साथ-साथ इनको आप नोट्स भी अपने तैयार करें क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपके में केवल 4 या 5 दिन है। 45-50 दिन जो भी हैं आपके लिए पर्याप्त हैं और इतने समय में आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल अलग-अलग टॉपिक पढ़ने हैं, तो अपने पर्सनल नोट्स भी आप तैयार करेंगे और उसके साथ-साथ जो ये पीडीएफ हैं, वो भी आपको ऐप में उपलब्ध हो जाएँगी। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है, जिसका भारतीय इतिहास और संस्कृति से गहरा महत्व है। सिंधु नदी की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है? इसे अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता का पालना माना जाता है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के बारे में हम आपको वहाँ पर बताएँगे। बात आती है इसका उद्गम और मार्ग के बारे में बात करेंगे तो सिंधु नदी का जो उद्गम है मतलब ये कहाँ से निकलती है तो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास मानसरोवर झील के निकट स्थित बोखर चू ग्लेशियर कहीं कहीं पर इसका नाम सिन का बाब जलधारा भी कहा जाता है से होता है तिब्बत में इसे सिंगी खम्बम या शेर का मुंह के नाम से भी जाना जाता है तो सिंधु नदी का उद्गम आपने देख लिया कहाँ पर है तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास मानसरोवर झील के निकट बोखरचू स्थान से निकलती है और तिब्बत में इसे सिंगी खम्बम या शेर का मुंह के नाम से भी जानते हैं अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं यह नदी तिब्बत से निकलने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई जैसा कि आपने देखा था और दिशाओं के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये आपका पूर्व है ये पश्चिम है और इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है तो यहाँ से जैसे मान के चलिए इधर से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में ये इधर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई देखिए वापस मैप की ओर ले चलते हैं इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुई और ये आगे बढ़ती है और इसी तरीके से एंट्री लेगी। यह नदी तिब्बत से निकलने के बाद उत्तर-पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत के लद्दाख, दमचोक के पास में और जम्मू-कश्मीर से होकर गुजरती है। भारत में इसकी लंबाई लगभग 1114 किलोमीटर है। लद्दाख से गुजरते हुए यह गिलगित के पास एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है और चिल्लर के पास पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में यह दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहती है और अंततः कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 3180 किलोमीटर है। कुछ-कुछ जगह पर 3610 मिलेगा, कुछ जगह आपको 2880 मिलेगा। अलग-अलग फैक्ट हैं, अलग-अलग चीज़ें बताते रहते हैं। तो इसकी लंबाई को लेकर अभी भी मतलब असमंजस जैसा बना हुआ है। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो हमारी एनसीईआरटी में भी हमें ये देखने को मिलेगा, वहाँ पर क्या फैक्ट मिलेगा हम देखेंगे। जिसमें इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी और सबसे लंबी नदी भी है। तो पाकिस्तान की जीवन रेखा है कौन-सी नदी? सिंधु नदी।
जिसका हाल ही में कहा था युद्ध के समय मोदी जी ने कहा था हम इसका जल रोक देंगे। क्यों रोक देंगे? क्योंकि ऊपर वही एंट्री कहाँ से ले रही है? इंडिया से जाती हुई जा रही है ना पाकिस्तान में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं? तो हमेशा जब भी कोई नदी होती है, तो यहाँ से मान के चलिए ये नदी स्टार्ट हुई है और ऐसे जा रही है, मतलब इसका मुँह किधर की तरफ है? ऐसे, ओके। तो अगर हम बात करेंगे इसका जो बायाँ तट कहलाएगा वो इधर का कहलाएगा कि इधर से जो नदियाँ इसमें मिलेंगी वो बाएँ तरफ से नहलाएँगी और इधर से जो आएँगी वो आपकी दाईं तरफ से कहलाएँगी। ये दायाँ तट कहलाएगा और ये बायाँ तट कहलाएगा, ओके। और अगर ये नदी इधर की तरफ जा रही होती तो ये होता इसका बायाँ और इधर होता दायाँ, यानी कि लेफ्ट और राइट, ये आपको पता होना चाहिए। अब बाएँ तट से कौन-कौन सी नदियाँ मिल रही हैं इसमें? झेलम, जो कि जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है और श्रीनगर व बुलर झील से होकर बहती है। चेनाब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। रावी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। ब्यास हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से निकलती है और पंजाब में हरीके के पास सतलज से मिल जाती है। सतलज तिब्बत में राकसताल झील से निकलती है और सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है। सभी सहायक नदियां सभी हैं, लेकिन ये ऐसी नदी है सतलज जो कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से निकलती हैं। बाकी की सभी नदियां भारत से ही निकल रही हैं। ओके, इनके उद्गम स्थल बाकी के भारत से ही हैं, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास के। ये हो गई बाएं तट की नदियां। कुछ नदियां हैं सिंधु की जो कि दाएं तट से आकर इसमें मिलती हैं, जैसे कि श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगर, गश्तिंग, त्राश, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, संगर आदि। ज्यादातर जो पूछी जाती हैं वो बाएं तट की इन्हीं 5 नदियों में से पूछा जाता है। पंचनद किसे कहते हैं? तो पंजाब की 5 नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। मिथनकोट के ऊपर सिंधु नदी में सभी की सभी मिल जाती हैं। ये तो हमने बात कर ली सिंधु नदी के बारे में। अब हम आते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है वो गौमुख के पास से निकलती है। यहाँ पर देखिए आप मैप में देख पाएँगे और लिखा भी है सोर्स ऑफ द गंगास। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है वो यहाँ पर गौमुख से है। ओके, और गंगा जो है वो देखिए अभी पूरी सभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ऐसे-ऐसे ये आगे बढ़ती हुई जा रही है और फिर ये एंट्री ले रही है, इसमें एक और धारा मिलेगी, अभी बताएँगे कौन-कौन सी धारा मिलेगी। और इस तरीके से गंगा में आकर इधर से यमुना मिल जाती है यहाँ पर, ये देखिए। और गंगा जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी और इधर से गंगा जाएगी तो ये बांग्लादेश में एंट्री करती है और गंगा लास्ट में जाकर यहाँ पर लिखा है माउथ्स ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा का मुहाना। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा नदी गिर जाती है। ओके, अभी गंगा के बारे में बहुत सी चीज़ें आप अभी डिटेल में जानेंगे और गंगा जो है वो प्रमुख नदी है, इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, आपका पेपर कई पालियों में होगा। यहाँ पर देखिए आप गंगा को पुनः हम देखते हैं एक और दूसरे मैप के माध्यम से। गंगा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस तरीके से ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रही है और गंगा जा रही है देखिए, ठीक है? अब यहाँ से भी एक नदी आई थी, ये मिली थी, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं और गंगा जो है अब यहाँ से आगे बढ़ती है। यहाँ से देखिए कोशी आके गंगा में मिल रही है, गंडक मिल रही है और इधर से जाके तमसा, बेतवा, चंबल ये सब यमुना में मिलती हैं और यमुना जाकर गंगा में मिल जाती है। जब ये आगे बढ़ती है फरक्का के पास में और यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है बांग्लादेश और जब ये बांग्लादेश में एंट्री लेती है गंगा, गंगा जब बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आप अभी पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होती है इधर से और अरुणाचल प्रदेश से क्या है, इंडिया में एंट्री लेती है। यहाँ से स्टार्ट हो गई है आपकी और इधर से देखिए, इधर से जाती हुई सांगपो के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को और ये अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती हुई आपकी ब्रह्मपुत्र असम से होती हुई इधर आएगी और जैसे ही ये बांग्लादेश में एंट्री लेगी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाएगा जमुना। क्या नाम हो जाएगा? जमुना, ओके? तो पद्मा और जमुना इन दोनों की ये जो धारा है, इस धारा में आके इधर से मिल जाएगी मेघना, ठीक है? और मेघना की धारा के रूप में ये आगे बहेगी और इस तरीके से आगे जाती हुई यहाँ पर ये अंत में गिर जाती है। माउथ ऑफ द गंगा दिया है, गंगा का मुहाना, ओके?
तो हम एक-एक करके सभी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। फिलहाल ये थोड़ा-सा मैप के माध्यम से ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। ये एक हैंड रिटन नोट्स के टाइप में यहाँ पर दिया भी गया है पूरा और इसको मैं शेयर भी करूँगा आपके साथ इस पीडीएफ को। देखिए यहाँ से ये गंगोत्री गौमुख से निकल रही है और इस तरीके से ये भागीरथी है, भागीरथी जा रही है आगे ऐसे-ऐसे-ऐसे, ठीक है? और इधर से आगे आती हुई ये विष्णुप्रयाग में होते हुए अलकनंदा आगे बढ़ रही है और भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों की जो संयुक्त धारा है वो आगे चल के गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी और इस तरीके से हम देख पाएँगे कि कौन-कौन से शहर के पास से ये गुजरेगी, कौन-कौन से राज्यों में होकर गुजरेगी और कौन-कौन सी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिलेंगी। तो सबसे पहले बात की जाती है गंगा का जो उद्गम है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह नदी हिमालय से निकलकर उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार में पटना, भागलपुर, झारखंड में साहेबगंज और पश्चिम बंगाल में फरक्का और कोलकाता जैसे 5 भारतीय राज्यों से होकर बहती है। तो जो गंगा नदी है वो 5 राज्यों से होकर बह रही है आपकी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आपने देखा था कि गंगा नदी जो है जब आपने उत्तर के मैदान भौगोलिक स्थिति भारत की पढ़ी थी वहाँ पर देखा था उत्तरी मैदान जो पाए जाते हैं वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र इन नदियों का क्या है मुख्य भूमिका है इन मैदानों को बनाने में। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर ये लाती हैं जिससे भारत की मोस्टली जनसंख्या इनमें निवास करती है। ओके? आगे बढ़ते हैं पंचप्रयाग हैं और ये पंचप्रयाग काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पूछ लिए जाते हैं गंगा नदी का निर्माण कई धाराओं के संगम से होता है, जिनमें से 5 प्रमुख संगम हैं जिन्हें पंचप्रयाग विशेष महत्व रखते हैं। विष्णु प्रयाग है जो कि धौली गंगा और अलकनंदा के संगम से बनता है। नंद प्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहलाता है। कर्णप्रयाग पिंडर और अलकनंदा का संगम है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। मैंने बताया था आपको कि जब ऊपर से भागीरथी इधर से आती है और अलकनंदा ऐसे आती है और जब ये इनकी ये संयुक्त धारा बन जाती है कहाँ पर? देवप्रयाग में और यहीं से इसका नाम पड़ता है गंगा। तो ये 2 संयुक्त धाराएँ मिलकर गंगा नाम बनाती हैं और यहाँ से इस नदी को किस नाम से जाते हैं? गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे पुनः आपको देखिए कोशिश करते हैं बताने की यहाँ से ये भागीरथी इधर से निकली थी, अलकनंदा इधर से आई थी और ये आते हुए देवप्रयाग पर, यहाँ पर देखिए आप फ़ोकस करें, देवप्रयाग से आते हुए ये गंगा के नाम से क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है और इसमें बहुत सारी नदियों के ये संगम यानी कि जिन्हें प्रयाग के नाम से जान रहे हैं, इसमें आते हुए मिलते जा रहे हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है यमुना नदी आपकी और इटावा में इधर देखिए इटावा में यहाँ पर मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल जो कि यमुना में मिल जाती है और यहीं से विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश बेतवा निकलती है जो कि हमीरपुर यूपी में ये यमुना में मिल जाती है। तो चंबल, बेतवा और केन जो कि कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, ये बांदा के पास यमुना में मिल जाती हैं। यमुना की सहायक नदियाँ हैं ये तीनों चंबल, बेतवा और केन। ये देखिए यहाँ पर यमुना में मिल गई और यमुना क्या है आगे चलेगी और प्रयागराज में ये जाकर क्या है आपकी मिल जाएगी किसमें? गंगा में। गंगा, यमुना, सरस्वती ये कि नहीं है संगम है कि नहीं प्रयागराज संगम? तो ये यहीं पर तो है। गंगा जो है इधर से आ रही है, ओके? याद रखोगे आप इसे? गंगा गंगा और यमुना। तो यमुना जो है प्रयागराज में यहाँ मिल जाती है। फिर मध्य प्रदेश की ही कैमूर पहाड़ियों से इधर से ये निकलती है टॉस और टॉस आपकी यहाँ पर प्रयागराज के बाद में मिल जाती है गंगा में। इधर से पीलीभीत फुलर झील से निकलती है गोमती और गोमती गाजीपुर के पास आते हुए गंगा मिल जाती है और फिर ये आगे बढ़ती है छपरा होते हुए बिहार में एंट्री लेती है और इधर से ही काली नदी और कर्णाली जिनका संयुक्त रूप से घाघरा के नाम से जाना जाता है छपरा के पास आकर ये मिल जाती है। इधर से एक और नदी जाती है कर्मनाशा के नाम से जो गंगा की ही सहायक नदी है। सोन नदी जाती है और सोन नदी पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। यहीं से गंडक नदी आती है जो कि हाजीपुर के पास गंगा की सहायक नदी है, इसी में मिलती है। ऊपर से कोसी नदी आती है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये भी आकर गंगा में मिलेगी और इस तरीके से गंगा जो है वो आगे बढ़ेगी और गंगा में इधर से दामोदर नदी भी मिलती है, ओके? और यहाँ से गंगा की अंतिम सहायक नदी के रूप में जो आ रही है वो महानंदा आती है,
देखिए गोदावरी घाट पर और इधर से आते हुए ऐसे ही ये इसमें मिल जाती हैं। ओके? तो ये एक मैप के माध्यम से आपको कोशिश की जा रही है गंगा के जो अफ़वाह तंत्र है उसको समझाने की। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से इसमें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास ये 2 धाराओं में बँट जाती है। भागीरथी हुगली जो कोलकाता की ओर जाती है और यहाँ पर क्या है और पद्मा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर ये 2 धाराओं में क्या है, गंगा आई, एक तो ये इधर बँट गई और इधर ये आते हुए हुगली के नाम से इधर बँट जाती है, 2 भागों में बँट गई। ठीक है? और पद्मा के नाम से जब ये आगे बढ़ती है तो इसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र को मैंने बताया था आपको किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और मेघना नदियों से मिलती है और अंततः यह एक विशाल डेल्टा का निर्माण बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है गिर जाती है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका जलग्रहण क्षेत्र की बात की जाए तो इसका जलग्रहण क्षेत्र है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें भारत की लगभग 43% आबादी क्या करती है, निवास करती है। तो गंगा की ये सभी चीज़ें आपने अच्छे से जान ली है। मैंने फिर कह रहा हूँ कि इनके ये जो नोट्स हैं मैं ऐप पे अपलोड कर दूँगा आपके स्टडी मटेरियल सेक्शन में और जैसे वहाँ पर मैंने बनाए हुए भी हैं सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सबके अलग-अलग अब ज्योग्राफी में भी टॉपिक वाइज़ मैं अलग से बना दूँगा, तो वहाँ पर आसानी होगी आपको चीज़ों को खोजने में। तो बात करते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की, जो कि कुछ देर पहले आपने मैप में पढ़ी थी। गंगा की कई छोटी-बड़ी सहायक नदियाँ हैं, जो इसके विशाल बेसिन का निर्माण करती हैं। इन्हें मुख्य रूप से दाएँ तट की ओर और बाएँ तट की सहायक नदियों में बाँटा जाता है। दाएँ तट की सहायक नदियों में हम बात करें तो आपने देखा था अब गंगा है, गंगा इस तरीके से निकल रही है ऊपर से और ऐसे बह रही है यानी कि इधर की ओर। तो ये कहलाएगा इसका बायाँ तट मतलब इधर से जो आएँगी इसमें मिलेंगी, ओके? और इधर से जाकर जो मिलेंगी वो कहलाएगा इसका दायाँ तट। तो आप देख रहे थे कि यमुना जो है वो इधर से यमुना दाएँ तट से मिल रही है। तो यमुना इसमें मिल रही है और गंगा की पश्चिमी और सबसे लंबी क्या है सहायक नदी है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती है और इसकी सहायक नदियां किसकी सहायक नदियां यमुना की कौन कौन सी हैं चंबल बेतवा केन और सिंध हैं। सोन नदी यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है और पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। दामोदर यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी से मिलती है। तमसा जिसे टोंस के नाम से भी जानते हैं या मैहर मध्य प्रदेश से निकलती है और प्रयागराज के पास गंगा में मिलती है। तो गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां आप पढ़ रहे थे। अब आप पढ़ेंगे गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां। रामगंगा जो कि उत्तराखंड की दूधातोली पहाड़ी से निकलती है और कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। गोमती यह पीलीभीत जिले में गोमत ताल से निकलती है और गाजीपुर के पास गंगा से मिलती है। घाघरा कर्णाली के नाम से जानते हैं, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और छपरा बिहार के पास गंगा में मिलती है। सरयू और राप्ती इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी यह नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है। कोसी इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नेपाल में 3 धाराओं सुनकोसी, अरुणकोशी और तमूर कोसी के संगम से बनती है और बिहार के कटिहार जिले में गंगा से मिलती है। महानंदा यह दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलने वाली अंतिम प्रमुख सहायक नदी है जैसा कि आपने पढ़ा था। तो ये टोटली सभी चीजें आपने पढ़ चुके हैं किसके बारे में गंगा के बारे में। तो हमारी सिंधु नदी कवर हो चुकी है, आपकी गंगा नदी कवर हो चुकी है। तो मोस्टली जितने भी फैक्ट आपके बन सकते होंगे परीक्षा में वो सभी आपकी संभावना है कि इसमें से बन जाएंगे। बाकी की जो चीज़ें रह जाती हैं उनको हम आपके टॉपिक वाइज़ जो टेस्ट रहेंगे, उनमें कवर करेंगे, ठीक है? एमसीक्यू के आधार पर। और मैंने कहा है कि आपका जैसे ये क्लास नोट्स हो गया, उसके बाद आपका एनसीईआरटी का हो गया, उसके बाद आपके समरी हो गई और टेस्ट हो गए। इतना कर लो पर्याप्त है, निकल जाओगे, ओके? तो गंगा के बारे में पढ़ चुके हो आप और अब आप पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र भी हिमालय की प्रमुख नदियों में जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र एंट्री कर रही है यहाँ से देखिए यहाँ से मतलब स्टार्ट हो रही है और ये आप देखते चलें इसको सांगपो के नाम से जानते हैं इधर तिब्बत चीन वाले एरिया में से। और आप तो केवल ये जो मेरा पेन चल रहा है इस पे आप ध्यान दें और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंट्री ले रही है यहाँ पर
और यू टर्न लेती है पूरा का पूरा, ओके? और यहाँ पर असम में एंट्री लेती हुए यहाँ पर एक द्वीप बनाई गई है, आइलैंड बनाती है माजुली द्वीप के नाम से और आगे बढ़ रही है। देखिए, ऐसे आगे बढ़ती हुई और जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री ली, जैसे ही इसने बांग्लादेश में एंट्री ली, इसका नाम हो गया जमुना। ब्रह्मपुत्र का देखिए इसको चीन और तिब्बत वाले एरिया में जाना जाता है सांगपो के नाम से तिब्बत में। और भारत में जैसी एंट्री लेती है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है? अरुणाचल प्रदेश इधर वाले एरिया में दिहांग के नाम से जानते हैं। बताऊँगा मैं अलग-अलग जो नाम है उनको भी आपको। और बांग्लादेश में जैसे ही एंट्री लेती है, इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में जैसे ही गंगा ने एंट्री ली थी, गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। ओके? और इधर जाते हुए ये संयुक्त धारा बनाएँगी और आगे जाकर क्या है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पुनः एक और एक मैप है जिसमें आपको अलग से सब चीज़ें अच्छे से स्पष्ट दिख रही होंगी। ये जा रही है ब्रह्मपुत्र आपकी, ब्रह्मपुत्र जा रही है इधर भूटान जाते हुए अरुणाचल प्रदेश से एंट्री ली, क्लियर हो रहा है एकदम। असम से जा रही है और इधर की तरफ फिर नीचे जा रही है और इधर से जो गंगा की धारा आ रही थी, इसमें संयुक्त रूप से मिल गई और ये यहाँ पर गिर जाती हैं। ओके? चलिए। तो जानते हैं इसके उद्गम के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास आंगसी ग्लेशियर, कहीं-कहीं पर इसे चैमा युंगडुंग ग्लेशियर भी कहा जाता है, यहाँ से होता है। और ये मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित है और तिब्बत में इसे यारलुंग तांगसो के नाम से जानते हैं। सांगपो भी कई जगह इसको नाम देखने को मिलेगा, सांगपो, ओके? तो सांगपो इस ऐसे भी लिखते हैं और सांगपो भी बोलते हैं इसको। तिब्बत में यह पूर्व दिशा में लगभग 1200 किलोमीटर तक समानांतर रूप से हिमालय के साथ-साथ बहती है। सोचिए, हिमालय के पैरेलल बहने वाली नदी है ये एकदम और यहाँ ये एक शुष्क और अनुर्वर क्षेत्र से होकर गुजरती है और जहाँ इसे कम वर्षा मिलती है। और भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा शिखर के पास एक तीव्र मोड़ लेती हुई और एक गहरे महाखड्ड गार्ज का निर्माण करते हुए दिहांग नाम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? दिहांग। और यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले एक तीव्र यू टर्न ले रही है। ऐसे आ रही थी और ऐसे पूरा टर्न ले लिया इसने, है ना? असम घाटी में प्रवेश करने के बाद यह कई सहायक नदियों जैसे कि दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, जिया भरेली, मानस, संकोश, तीस्ता इसकी सहायक नदियां हैं। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ एक विशाल नदी के रूप में बहती है जिसकी चौड़ाई कई-कई स्थानों पर तो 10 किलोमीटर तक हो सकती है और यह कई बड़े नदी द्वीपों का निर्माण करती है जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? माजुली। और बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है और यहाँ गंगा नदी जिसे किस नाम से जाना जा रहा था बांग्लादेश में? पद्मा के नाम से। इसके साथ मिलती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। वो किस नाम से किसकी वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा? सुंदरी नामक वृक्ष की वजह से। और अंत में जाकर ये कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर से 3848 किलोमीटर के बीच-बीच भिन्न-भिन्न स्रोतों के द्वारा बताई जाती है। भारत में जो इसकी लंबाई है वो है 916 किलोमीटर। ओके? तो ये बात कर चुके हैं आप किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र के बारे में। और ब्रह्मपुत्र की अब हम बात करते हैं सहायक नदियों के बारे में। दाएँ तट की इसकी जो सहायक नदी हैं उनमें प्रमुख हैं सुबनसिरी जो कि तिब्बत से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। जिया भरेली, कामेंग ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। मानस यह भूटान से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। संकोश यह भूटान से निकलती है। तीस्ता यह सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। बात आती है बाएं तट की नदियां तो बाएं तट की प्रमुख नदियों में है दिबांग यह अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। लोहित यह पूर्वी तिब्बत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। बूढ़ी दिहांग यह अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। धनसिरी यह नागालैंड से निकलती है। कपिली यह मेघालय से निकलती है और ये सभी जो नदियाँ आप पढ़ रहे हैं, कौन-सी नदियाँ पढ़ रहे हैं आप? ये आपकी हिमालय की प्रमुख नदियाँ पढ़ रहे हैं, ओके? और जिसमें आपकी अभी तक हमने कवर कर चुके हैं कौन-सी नदियाँ? आपकी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और आपकी सिंधु नदी हो गई। इनको आपने डिटेल में पढ़ लिया है। अब आप पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ओके? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो ये वाली प्रायद्वीपीय भारत में और ये सभी नदियाँ आकर किधर गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। केवल 2 नदी आपको मिलेंगी, नर्मदा और ताप्ती, जो जाकर कहाँ गिरेंगी?
आपकी अरब सागर में गिरेंगी। सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। मैप के साथ-साथ आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब हम इनको जानते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखें थोड़ा-सा मैप में प्रायद्वीपीय भारत की तरफ यदि देखेंगे, तो प्रायद्वीपीय भारत में जैसे प्रमुख नदियों में आपको यहाँ पर ये गोदावरी देखने को मिलेगी, है ना? कृष्णा देखने को मिलेगी, गोदावरी, कृष्णा और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको प्रमुख नदियों के रूप में नर्मदा देखने को मिलेगी ये। नर्मदा यहाँ से जा रही है अरब सागर में और तापी देखने को मिलेगी। तो इन प्रमुख नदियों के बारे में जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, ओके? चलिए ये पुनः यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको सभी चीज़ें दिखाई गई हैं, जिससे अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर हो सकें। बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ जो कि भारत में बह रही हैं और ये नदियाँ हिमालय नदियों से अलग होती हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती हैं? वर्षा पर निर्भर करती हैं और अक्सर मौसमी होती हैं। पश्चिमी घाट इन नदियों के लिए एक मुख्य जल विभाजक का काम करता है जिसके कारण कुछ नदियाँ तो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं। प्रमुख बात करते हैं जो पूर्व की ओर की जो नदियाँ हैं जो कि प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनमें कौन-कौन सी हैं? गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा। कृष्णा नदी की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम है महाराष्ट्र में महाबलेश्वरम के पास से होता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह और भीमा। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी इसे दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी माना जाता है और ये कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं हेमावती, सिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, नोएडल और अमरावती। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी यह छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार के सिहावा पहाड़ों से निकलती है और ओडिशा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में आप पढ़ रहे हैं गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी। अब हम बात करते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी हैं तो इनमें प्रमुख है नर्मदा नदी, तापी नदी जैसे ताप्ती नदी के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा के बारे में पढ़ें तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से होता है और यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है और ये जबलपुर के पास भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है और ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी की बात करें तो यह नर्मदा नदी के समानांतर एक भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा रेंज से होता है और यह गुजरात के सूरत के पास खंबात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती के बारे में। ठीक है, तो ये थी आपकी ओवरऑल अपवाह तंत्र में यदि बात करें हिमालय की प्रमुख नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ। इसी का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का उसके लिए एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा और जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट रिमेनिंग रह गए होंगे तो उनको हम वहां पर कवर करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।